हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच जोशी, TGT-SST, केंद्रीय विद्यालय, ITBP सेकेंड शिफ्ट, देहरादून। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। भारत में औपचारिक क्षेत्र में ऋण। हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से लिए गए कर्ज आते हैं। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर। द फॉर्मल सेक्टर comprises of banks and cooperative societies. Informal sector, the informal sector consists of money lenders and friends and relatives, merchants and landlords. Role of Reserve Bank of India in formal sector. Reserve Bank of India supervises the functioning of the formal sector. It monitors the banks in actually maintaining cash balance. RBI sees that banks gives loans not only to the profit-making businesses and traders but also to small cultivators, small-scale industries, small borrowers, etc. Banks have to submit information to the RBI periodically on how much they are lending to whom, at what interest rate, etc. भारतीय रिजर्व बैंक RBI ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा 15% अपने पास रखते हैं। RBI नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं या नहीं। RBI इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों आदि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा RBI को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज दरें क्या हैं। Informal sector. There is no organization which supervises the credit activities of lenders in the informal sector. They can lend at whatever rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. Thus, the cost to the borrowing of informal loans is much higher. The informal sector charges a very high interest rate, which the poor people are not able to pay back, and they get trapped in the debt trap. Hence, the banks and cooperatives need to lend more. This would need to higher incomes, and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. Cheap and affordable credit is crucial for the country's development. अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे अपनी मनमानी दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें गलत तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला भी कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर के ज़्यादातर जो ऋणदाता हैं कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की इनकम का अधिकतर हिस्सा ऋण देने में ही चला जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम इनकम बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के शामल के मामले में देखा था। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की जो रकम है वो कर्जदार की इनकम से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण क्रेडिट का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा था, और व्यक्ति डेब्ट ट्रैप या ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं
तो वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की इनकम बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट? औपचारिक और अनौपचारिक ऋण किसे क्या मिलता है? दो ग्राफ यहाँ पर हैं। ग्राफ 1 अगर आप इसको देखेंगे, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012। 2012 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग ऋण या लोन लेते हैं, तो किस क्षेत्र से कितना लोन लोग लेते हैं? कमर्शियल बैंक से 25%, कोऑपरेटिव सोसाइटी या बैंक से 25%, यानी फॉर्मल सेक्टर से कुल 50%। मनी लेंडर से 33%, लैंडलॉर्ड से 1%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स 8%, अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2%, अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 5%। इस तरीके से हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 50% लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर बैंक या कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं। बाकी 50% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जैसे कि मनी लेंडर से आप देख रहे हैं 33% लोन लिया जा रहा है। ग्राफ 2, अगर ग्राफ 2 को आप देखेंगे तो ग्राफ 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउसहोल्ड्स, व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल? ग्राफ में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। पुअर हाउसहोल्ड्स, हाउसहोल्ड्स विथ फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउसहोल्ड्स, रिच हाउसहोल्ड्स। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। यानी जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, जो गरीब हैं, 85% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है जिसके बदले में उन्हें बैंक से या फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल सके। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से करेंगे तो आप क्या देखते हैं कि उनके केवल 10% कर्ज अनौपचारिक या इनफॉर्मल सेक्टर से हो रहे हैं, जबकि 90% फॉर्मल सेक्टर से वो कर्ज या ऋण लेते हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। Why is it important that the formal sectors should lend more? The formal sector still meets only about half of the total credit needs of the rural people. Most loans from the informal lenders carry a very high interest rate and do little to increase the income of the borrowers. Thus, the banks and cooperatives need to lend more, particularly in the rural areas, so that the dependence on the informal sectors reduces. While formal sectors loans need to expand, it also necessary that everyone receives the loans. अनौपचारिक या इनफॉर्मल ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की इनकम बढ़ाने का काम नहीं कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों को
अनौपचारिक स्रोत या इनफॉर्मल सेक्टर पर जो वो निर्भरता उनकी है वो कम रहे या कम हो सके। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक यानी फॉर्मल सेक्टर से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, SHGs. Self-help groups consist of certain members who pool their savings and constitute a fund which is further used in making finance and advances to other members. A typical SHG has 15 to 20 members. The members pool their savings and after some time it becomes a large amount which is used to give loans to the needy ones at a very normal rate of interest. This helps to reduce the functioning of informal sectors of credit. After a year or so, if such group is regular in its savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. Loan is sanctioned in the name of the group and is meant to create self-employment opportunities for the members. Loans are provided for releasing land, for meeting working capital needs as buying seeds, fertilizers, raw materials, for acquiring assets like sewing machines, handlooms, cattle, etc. Important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group members. The group decides the purpose, amount, interest to be charged, repayment of the loan, etc. अभी तक हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी इनफॉर्मल सेक्टर्स पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं हैं। जहां कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना इनफॉर्मल सेक्टर से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए कोलेट्रल और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार या कोलेट्रल उपलब्ध न होने के कारण गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे कि मनी लेंडर इन कर्जदारों को पर्सनली जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए मनी लेंडर के पास जा सकते हैं, लेकिन जो मनी लेंडर हैं वो ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को परेशान करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा ले जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को पैदा करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें जैसे बीज, खाद और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है।
इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार यानी कोलेट्रल नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबरने में मदद करते हैं। उन्हें समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अलावा यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा आदि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। Why are the self-help groups popular? The self-help groups are becoming popular for the following reasons. They help the borrowers overcome the problem of lack of collateral. They can get timely loans for a variety of purposes and at a reasonable interest rate. They are the building blocks of the organization of the rural poor. It helps women to become self-reliant. The regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on various social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates. Started in the 1970s as a small project, now has over 6 million borrowers in about 40,000 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers are women and belong to poorest section of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. Professor Muhammad Yunus was the founder of Grameen Bank and recipient of 2006 Nobel Prize for Peace. बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य हैं, जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। वर्ष 2006 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। If credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। समिंग अप, सारांश। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति को और खराब कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं।
औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत अंतर हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो सके। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक यानी फॉर्मल ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी हैं। थैंक यू।